एग्जाम के इस आखिरी महीने में नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और सिलेबस किसी पहाड़ से कम नहीं लगता। लेकिन आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। हम हाइड्रोकार्बन मैकेनिज्म्स का एक ऐसा कंडेंस्ड और टू द पॉइंट ब्रेकडाउन देखेंगे जो सीधे एग्जाम में आने वाले ट्रैप से बचाएगा। तो चलिए इस कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भिड़ते वक्त सही माइंडसेट ही आधी लड़ाई जिता देता है। अगर हम ये ठान लें कि ये समझना आसान है तो ये मैकेनिज्म्स खुद ब खुद सिंपल लगने लगेंगे। बस दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर्स कभी प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेकते। तो आज की इस अल्टीमेट फाइनल मंथ चेकलिस्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एल्केन्स की प्रिपरेशन और उनके कंपैरिजन को देखेंगे। फिर एल्कीन एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स के ट्रैप्स को नेविगेट करेंगे। उसके बाद आएंगे एडिशन रूल्स और ओजोनोलिसिस पर। और आखिर में एक जबरदस्त रैपिड फायर PYQ असेसमेंट होगा। बस यही वो सब कुछ है जो एग्जाम डे के लिए परफेक्टली रेडी करेगा। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। शुरुआत करते हैं एल्केन प्रिपरेशन से और देखते हैं उन टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स को जो एग्जाम में बार बार टेस्ट होते हैं। अब देखिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करता। पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है। प्लैटिनम और पैलेडियम को ही लीजिए, ये रूम टेम्परेचर पर भी बहुत स्मूथली काम करते हैं। लेकिन निकल, उसके नखरे अलग हैं, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। हाँ, अगर रेने निकल यूज कर रहे हैं, यानी निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय NaOH के साथ, तो वो रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाएगा, जिसे हम सबातिये-सेंड्रिन्स रिएक्शन कहते हैं। यही वो छोटी डिटेल्स हैं जहां एग्जामिनर्स फंसाने की कोशिश करते हैं। अब इन दो दिग्गजों को कंपेयर करते हैं, वुड्स रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों ही सिमेट्रिकल यानी इवन नंबर वाले एल्केन्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। वुड्स रिएक्शन पूरी तरह से ड्राई ईथर के सूखे माहौल में होती है, जबकि कोल्बे में हम एक्वस यानी जलीय सोडियम सॉल्ट का यूज करते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन तुरंत पहचानने में बहुत काम आता है। रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी के बीच का ये उल्टा रिश्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो जितना ज्यादा भूखा होता है वो उतना ही कम चूजी होता है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, ये इतने हाईली रिएक्टिव और एक्सोथर्मिक हैं कि बस किसी भी हाइड्रोजन पर अटैक कर देते हैं। सिलेक्टिविटी इनके बस की बात नहीं। लेकिन ब्रोमीन थोड़ा आराम से काम करता है। कम रिएक्टिव होने की वजह से ये बहुत हाईली सिलेक्टिव होता है और सबसे स्टेबल 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन इंटरमीडिएट्स के बनने का इंतजार करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एल्कीन एलिमिनेशन की तरफ। ये एक ऐसा माइंड फील्ड है जहां थोड़ी सी रिएजेंट की कंफ्यूजन से सीधे मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। ये सबसे क्लासिक ट्रैप है। E2 और E1 रिएक्शंस देखने में एक जैसी लग सकती हैं, पर इनके रास्ते जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। अगर अल्कोहलिक KOH दिख जाए तो समझ लीजिए E2 है। ये सीधा बीटा एलिमिनेशन है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है तब वो E1 एसिडिक डिहाइड्रेशन है। यहां कार्बोकेटायन बनता है। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जहां कार्बोकेटायन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट होने के चांसेस फुल हैं। और यही चीज ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि हम मिस्टेक्स कहां करते हैं। अक्सर जल्दबाजी में सीधे स्टेप 1 से स्टेप 4 पर जंप लग जाती है। पहले अल्कोहल ग्रुप का प्रोटोनेशन हुआ, फिर लीविंग ग्रुप हटा और कार्बोकेटायन बना। पर रुकिए, स्टेप 3 सबसे क्रूशियल है। कार्बोकेटायन बनने के बाद हमेशा चेक करना है कि क्या 1,2 हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट करके हम एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव की और उसके बाद ही प्रोटॉन हटाकर एल्कीन बनाया। यही स्टेप 3 एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। एलिमिनेशन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हों तो सेटजेफ का नियम ही असली हीरो है। बस जल्दबाजी में कार्बन के 5 बॉन्ड मत बना देना। रूल सिंपल है, मेजर प्रोडक्ट हमेशा वो एल्कीन होगा जो सबसे ज्यादा एल्काइलेटेड हो। मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने ज्यादा कार्बन ग्रुप्स या अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, एल्कीन उतना ही स्टेबल होगा। इस ट्रिक से मेजर प्रोडक्ट इजीली स्पॉट हो जाता है। अब शिफ्ट होते हैं एडिशन रिएक्शंस और ओजोनोलिसिस पर। ये वो सेक्शन है जिसके एक्सेप्शंस पर एग्जामिनर्स की हमेशा नजर रहती है। मार्कोनिकोव रूल की वो पुरानी लाइन कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, उसे भूल जाइए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हमेशा एक मैकेनिज्म ड्रिवन रिफ्लेक्स आदत में डालना चाहिए। केवल हाइड्रोजन काउंट मत कीजिए। हमेशा पहले सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाइए और फिर नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़िए। ये रिफ्लेक्स कभी भी मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने में फेल नहीं होगा।
तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एंटी मार्कोनिकॉव यानी पेरोक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr के साथ काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि HCl के केस में बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि उसे तोड़ना एक एंडोथर्मिक स्टेप बन जाता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। और HI, वहाँ आयोडीन रेडिकल्स एल्कीन पर ऐड होने के बजाय आपस में ही कंबाइन होके I2 गैस बना लेते हैं, जो दोबारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक्सेप्शन पिछले सालों के पेपर्स में बार बार रिपीट हुआ है। ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स को इंस्टेंटली प्रिडिक्ट करने का एक बहुत सॉलिड तरीका है। अगर रिएक्शन में ओजोन के साथ जिंक डस्ट दिखाई दे तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाकर एल्डिहाइड या कीटोन पर गाड़ी रोक देनी है। लेकिन अगर जिंक गायब है और KMnO4 जैसा स्ट्रॉन्ग एजेंट है, तब वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। वहां रिएक्शन रुकेगी नहीं, डबल बॉन्ड टूटेगा और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक ऑक्सीडाइज होगा। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई। अब वक्त है एक फास्ट पेस्ड रैपिड फायर PYQ असेसमेंट का। एग्जाम प्रेशर सिमुलेट करते हुए देखते हैं कि एक्टिव रिकॉल कितना शार्प है। ये पुराने पेपर्स का एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है। जल्दी से सोचें, वो कौन सी फेमस मेथड्स हैं जिनसे किसी भी हाल में प्योर मीथेन नहीं बनाया जा सकता? रिफ्लेक्सिस टेस्ट करने का टाइम है। और इसका सही जवाब है वर्ट्स रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इन दोनों में कार्बन रेडिकल्स आपस में कपल होते हैं, तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही होंगे, जिसका मतलब ईथेन से शुरुआत हो सकती है। पर सिंगल कार्बन वाला मीथेन बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से है। आइसोमेरिक एल्केन्स जैसे पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन को लीजिए। इनमें ब्रांचिंग बढ़ने से इनके बॉइलिंग पॉइंट पर स्ट्रक्चरली क्या असर पड़ता है? जवाब है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एग्जामिनर्स को ये इनवर्स रिलेशनशिप बेहद पसंद है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, मॉलिक्यूल एक गेंद की तरह स्फेरिकल यानी गोल आकार लेने लगता है। इससे उसका सरफेस एरिया कम होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं और नतीजा बॉइलिंग पॉइंट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और इस डिस्कशन का आखिरी और बेहद हाई यील्ड सवाल, एक एल्केन की हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस यानी क्रैकिंग के दौरान स्पेसिफिक रूप से कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटता है और क्यों? सबसे पहले ब्रेक होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि CC बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, तो हीट मिलते ही सबसे पहले वही बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए सब कुछ क्विकली रैप अप करते हैं। ये रहे फाइनल एग्जाम रिफ्लेक्सेस। अगर एक्वस सिल्वर या KOH दिखे तो सब्स्टिट्यूशन सोचिए, और अल्कोहलिक KOH दिखे तो डायरेक्ट E2 एलिमिनेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन में हमेशा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट चेक कीजिए। पेरोक्साइड्स होने पर सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकॉव देगा, और वुड्स या कोल्बे दिखने पर सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स एक्सपेक्ट कीजिए। ये टिप्स लास्ट मंथ रिकॉल को एकदम बूस्ट कर देंगी। इन तमाम हाइड्रोकार्बन मैकेनिज्म्स और ट्रैप्स को पूरी तरह मैप करने के बाद लगता है केमिस्ट्री सेक्शन को जीतने की तैयारी अब काफी मजबूत हो चुकी है। क्या दिमाग अब पूरी तरह से इन क्वेश्चन से भिड़ने के लिए तैयार है? मुझे लगता है बिल्कुल तैयार है। प्रेपरेशन को और सॉलिड बनाने के लिए मटेरियल का टेलीग्राम लिंक बायो में अवेलेबल है, वहां जाकर उसे जरूर चेक करें। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स और हाई यील्ड रिविजन्स के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहें, फोकस्ड रहें और एग्जाम में मचा दें।